हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज वाली क्लास के अंदर हम लोग जो अपना टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये टॉपिक आपका 12th क्लास के अंदर प्लस जब आप आगे ग्रेजुएशन के अंदर जाएंगे वहाँ पर भी, और जो बच्चे इसके बाद अपना CS या CA इवन CMA करने का सोच रहे हैं उसके भी इंटर या एग्जीक्यूटिव के अंदर ही चैप्टर आएगा। तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी काम आना है, आगे भी आना है, तो उसके बेसिस पे हमें इसको समझते हुए चलना है। 12th के अगर कंटेक्स्ट में बताऊं तो टॉपिक बहुत ही सिंपल आता है, ज़्यादा इसके अंदर खास नहीं आता। चैप्टर मेनली 2 पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है। या तो इस चैप्टर से जर्नल का सवाल आता है या फिर इससे आपके पास जो अकाउंट प्रिपरेशन होता है, जो लेजर अकाउंट बनाने होते हैं, जैसे आप पहले भी चैप्टर में बनाते हुए आए हैं, उस तरह का सवाल आएगा। टॉपिक को समझने से पहले हमें मेनली पहले यहाँ ये देखना होगा, चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक डिफरेंस समझाने की कोशिश करूंगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड में फ़र्क क्या है। दोस्तों, जब मैं बात करता हूं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड की, इसका मतलब है कि आपका जो सिर्फ एग्रीमेंट है वो खत्म हो गया है पर बिजनेस आपका कंटिन्यू रहेगा। दैट मीन्स कि पुराने एग्रीमेंट जो है वो आज की डेट में खत्म हो चुके, अब हम एक नए एग्रीमेंट के जरिए अपना बिजनेस कर सकते हैं। देखिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। एग्रीमेंट जो है वो आपका एंड पे आ जाता है, खत्म हो जाता है। कब कब होता है? जब आपका एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, इन सब में आपका पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है। खुद सोचिए, कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो नया एग्रीमेंट बनेगा, रिटायरमेंट होगा तो नया एग्रीमेंट बनता है, डेथ में नया एग्रीमेंट बनता है, चेंज इन PSR में नया एग्रीमेंट बनता है। मतलब जब जब पार्टनरशिप डीड जो पुरानी वाली है अगर वो ब्रेक होके एक नए एग्रीमेंट में कन्वर्ट होती है, उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस चैप्टर से पहले आपने जितने चैप्टर पढ़े, आपने एडमिशन पढ़ा, आपने रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ा, ये जितने चैप्टर आपने पढ़े इन सब में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड हो रहा था। जबकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हम फर्म को बंद करने की बात कर रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म के बंद होने का मतलब होता है कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वही एंड पे आ रहा है। बिजनेस को हम क्लोज करेंगे। कैसे क्लोज करेंगे? परमानेंटली। यहां पे एग्रीमेंट खत्म होगा, यहां पे पूरे का पूरा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। यहां पे आप नए एग्रीमेंट के साथ अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो, पर यहां पे बिजनेस आपका कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड में एंड पार्टनरशिप फर्म में। मैं आपको बार बार चैप्टर के बीच में ये बात याद दिलाता रहूंगा कि आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ रहे हो, मतलब आप यहां पे ये चीज पढ़ रहे हो, आपने बिजनेस को क्लोज डाउन करना है। तो जब कभी भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को मैं आगे कराऊंगा, मैं आपके दिमाग में बार बार एक चीज डाल के चलूंगा कि हम अपने बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। बिजनेस खोलना आ गया, बिजनेस के चेंजेस, एडमिशन, रिटायरमेंट, ये सब करना आ गया। आज हम समझ रहे हैं कि बिजनेस को क्लोज कैसे करें। तो बिजनेस को क्लोज करने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 अकाउंट की जरूरत होगी, जिसमें पहला अकाउंट आपका है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो आप बाकी सारे चैप्टर्स के अंदर भी बनाते आ रहे हैं, और तीसरा कैश बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? खुद सोचिए, जब आप अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं, आज आपकी एक दुकान है, आप अपनी दुकान को बढ़ाना चाहते हैं, उसे बंद करना चाहते हैं, तो करेंगे क्या? उस दुकान के अंदर जितने भी एसेट्स हैं उनको बेचने का प्रयास करेंगे, उनको बेचने की कोशिश करेंगे, या फिर उस दुकान में आपकी जितनी लायबिलिटीज हैं उनको पे ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो मेनली एसेट लायबिलिटी को सेटल करने की कोशिश करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया इसलिए जाता है कि मैं सेटलमेंट कर सकूं किसकी? एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, और मैं ये चेक कर सकूं कि क्या मुझे रियलाइजेशन के ऊपर गेन आया या लॉस आया। बाकी चैप्टर के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता था, क्योंकि वहां पे एसेट लायबिलिटी की वैल्यू रीवैल्यू होती थी। इस चैप्टर के अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि यहां वैल्यू रिवैल्यू नहीं हो रही है, वैल्यू ऊपर नीचे नहीं जा रही है। यहां पे मेनली आप अपने एसेट लायबिलिटी को सेटल कर रहे हो, रियलाइज कर रहे हो, इसलिए यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो बनता है। बाकी चैप्टर के अंदर बिजनेस कंटिन्यू रहता था, इसलिए वहां रिवैल्यूएशन बनता था। यहां पे बिजनेस कंटिन्यू ही नहीं है, इसलिए हम यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हुए चलेंगे। दूसरा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ये जानने के लिए कि बिजनेस के खत्म होने पे हमें पार्टनर से कितना पैसा लेना है या पार्टनर को कितना पैसा देना है, यानी कि अमाउंट ड्यू टू एंड फ्रॉम द बिजनेस। पार्टनर को कितना पैसा बिजनेस को देना है या कितना पैसा बिजनेस से लेना है। तीसरा, यहां पे जैसे नॉर्मली बैलेंस शीट बनती थी, तो यहां बैलेंस शीट नहीं बन पाएगी, क्योंकि जब आप अपने बिजनेस को ही बंद कर रहे हो तो बिजनेस में किस बात की बैलेंस शीट बनाए? एसेट लायबिलिटी आपने सेटल कर दी है,
अब जब आपके पास कुछ एसेट लायबिलिटी बचे ही नहीं होंगे तो हम किस बात से अपने बिजनेस की बैलेंस शीट बनाएं। इसलिए यहाँ पे कैश एंड बैंक अकाउंट बनाया जाता है ये चेक करने के लिए कि क्या आपके पास कितना पैसा आया और आपने कितनी पेमेंट्स करी, यानी प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग पेमेंट्स। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि मेरे पे कितना पैसा आ रहा है या मैंने कितना पैसा पे आउट करा। तो बड़ी सिंपल सी 3 चीजें बनानी है, रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और कैश बैंक। आइए समझते हैं कि कैसे बनाना है। सबसे पहले बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की। तो रियलाइजेशन अकाउंट बहुत ही सिंपल अकाउंट है, समझेंगे इसको। मैं आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आपके पास सिर्फ 8 स्टेप्स आपने लगाते हुए चलने हैं। अगर आप ये 8 स्टेप्स अच्छी तरह जानते हैं तो फिर आपका काम यहां पे करने में इजी हो जाएगा, राइट। स्टेप नंबर 1 ध्यान देके चलिएगा। स्टेप नंबर 1 फॉर्मेट आपका बिल्कुल वही है जो रिवैल्यूएशन का होता था, पर्टिकुलर अमाउंट। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने रियलाइजेशन डेबिट साइड में सारे के सारे एसेट्स डालने हैं, सिर्फ एक एसेट को छोड़ के, एक तो कैश बैंक और एक अपना पार्टनर लोन, राइट। पार्टनर लोन जनरली आपको एसेट साइड में दिया नहीं जाता, पर अगर कभी दिया गया है तो आप उसको यहां पे नहीं डालेंगे क्योंकि इसका ट्रीटमेंट सेपरेटली किया जाता है। और साथ में कैश बैंक को आप यहां पे नहीं डालेंगे क्योंकि कैश बैंक के लिए एक अलग ही अकाउंट बन रहा है। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया, कैश बैंक अकाउंट आप अलग से बनाएंगे। तो सिर्फ ये 2 एसेट छोड़ के बाकी बैलेंस शीट में आपको जितने भी एसेट्स दिए गए होते हैं उन सबके नाम आपने यहां लिखने हैं। जैसे स्टॉक दिया है, बिल्डिंग दिया है, मशीनरी दिया है, गुडविल दिया है, डेटर दिया है, उनकी वैल्यू इंटरनल कॉलम में डालेंगे, टोटल करके बाहर डाल देंगे। अब यहां पे मैं आपके पास एक चीज साफ कर दूं, जैसे किसी अन्य चैप्टर के अंदर अगर बैलेंस शीट में गुडविल दी जाती थी तो आप उस गुडविल को राइट ऑफ कर देते। इस चैप्टर के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट हम राइट ऑफ करके नहीं करते। इस चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट वैसा ही होता है जैसे किसी अन्य एसेट का होता है। मतलब जब मैं यहां पे कह रहा हूं कि सारे एसेट डालने हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने यहां पे गुडविल को भी डालना है। ऐसा नहीं कि आप गुडविल को राइट ऑफ करें या पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड में जाके दिखाएं, आप गुडविल को भी यहीं दिखाएंगे। सिर्फ 2 एसेट आपने नहीं दिखाने, कौन कौन से, एक कैश बैंक और एक पार्टनर लोन। ये आपका हुआ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जिस तरह से मैंने यहां पे एसेट डाले उसी तरह से मैं यहां पे लायबिलिटीज डालूंगा। पर कौन सी लायबिलिटी? आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी का मतलब होता है वो लायबिलिटीज जो बिजनेस ने अपने बाहर के लोगों को पे करनी है। जैसे क्रेडिटर बाहर का आदमी है, बिल्स पेबल बाहर का आदमी है, बैंक से उठाया हुआ लोन, बैंक का ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अगर कोई पार्टनर का लोन है तो वो यहां पे नहीं डालना। पार्टनर का लोन क्यों नहीं डालना, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, बिकॉज ये इनसाइडर लायबिलिटी है। मान लीजिए 3 पार्टनर है एबीसी, और एबीसी में बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है ए का लोन। अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ए का लोन दिया है, इसका मतलब फर्म ने पैसा ए को वापस करना है, फर्म ने ए से पैसा उठा रखा है। मैं यहां पे आपसे कह रहा हूं कि फर्म यहां पे वो लायबिलिटी लिखता है जो फर्म ने पैसा बाहर के आदमी को देना है। तो पार्टनर का जो लोन है वो एक इनसाइडर लायबिलिटी है, इसलिए मैं उसे यहां पे डाल के नहीं चलूंगा। बट अगर किसी पार्टनर के रिलेटिव का लोन है तो वो मैं यहां डाल दूंगा क्योंकि ये बाहर का पार्टनर हो गया, ये बाहर की लायबिलिटी हो गई। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी बैलेंस शीट में ए का लोन दिया है और ए की वाइफ का लोन दिया है। ए पार्टनर है तो पार्टनर का लोन यहां पे नहीं आएगा, पर ए की जो वाइफ है वो पार्टनर नहीं है, वो एक आउटसाइडर है, तो उसका लोन यहां पे जरूर आ जाएगा। इसका मतलब बाहर की पार्टीज के जितने भी आपकी लायबिलिटीज हैं उन्हें आपने यहां पे डालना है, टोटलिंग करके अगेन आपने बाहर दिखाना है। ये बड़े सिंपल से आपके 2 स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 ये, स्टेप नंबर 2 ये। ना अब आपने बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाना है। सोचिए अगर आपकी दुकान है और आप अपनी दुकान को बंद करना चाह रहे हैं तो आप एसेट्स का क्या करेंगे? आपके पास एसेट्स के लिए 2 ऑप्शन है। पहला कि आपकी दुकान में जो एसेट्स लगे हैं आप उन्हें बेच दें। जैसे आपकी दुकान के अंदर ये एसेट्स हैं, स्टॉक है, बिल्डिंग, मशीनरी है, डेटर से गुडविल है। अगर आप अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि आप इनको बेच दें, किसी और को दे दें पैसे के रूप में। तो पहली पॉसिबिलिटी ये, अगर मैं इनको बेच दूं, ध्यान दीजिएगा, स्टेप नंबर 3, अगर मैंने अपने एसेट्स को सोल्ड ऑफ कर दिया तो मैं यहां पे लिखूंगा बाय कैश बैंक क्योंकि मेरे पे पैसा आएगा, और ब्रैकेट में लिख दूंगा एसेट रियलाइज्ड, राइट। क्योंकि बिजनेस बंद करने के दौरान आप अपनी चीजों को बेच के चल सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप अपनी चीजों को बेचे नहीं बल्कि उन्हें आप अपने घर पे ले जाए। एग्जाम्पल, मेरी दुकान के अंदर एसी लगा हुआ है, मैंने वो एसी बेचा नहीं बल्कि वो एसी दुकान से उतार के अपने घर पे जाके फिट कर दिया।
मतलब इट इज पॉसिबल कि मैं अपनी दुकान का कोई एसेट बेचूं नहीं, बल्कि उसे घर पे लेके चले जाऊं। पार्टनरशिप में क्या करते हैं, पार्टनर्स घर पे ले जाते हैं। तो अगर आपने अपना कोई एसेट बेचा है तो आप बाय कैश बैंक लिख के एसेट रियलाइज कर दोगे। पर अगर आपने कोई एसेट बेचने की बजाय किसी पार्टनर को दे दिया, वो घर पे लेके चला गया, तो उसे हम यहां पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल के नाम से और ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट टेकन ओवर। मान लीजिए मैं अगर स्टॉक की बात करूं, स्टॉक बिक गया तो मैं लिखूंगा बाय कैश बैंक स्टॉक रियलाइज, पैसा आ गया। पर मैं कहूं कि स्टॉक टेकन ओवर बाय ए लेके चला गया, तो मैं यहां लिखूंगा बाय पार्टनर्स कैपिटल में बाय एस कैपिटल और लिखूंगा स्टॉक टेकन ओवर बाय ए। यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके एसेट की, कि आप या तो एसेट्स को बेचेंगे या एसेट को अपने घर पे ले जाएंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी जो कि बहुत रेयर है पर फिर भी समझते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि मैंने अपना एसी बेचा नहीं, मैं उसे घर पे भी नहीं लेके गया, वो दुकान में जैसे पड़ा था वैसे का वैसा पड़ा है, मैंने दुकान का शटर लगा दिया। इसका मतलब क्या है कि मैं कुछ एसेट्स का कुछ भी नहीं करता। यह पॉसिबल है कि मेरे पे जो एसेट्स पड़े हैं, भाई मेरे एसेट्स है ना, मैं चाहूं तो बेचूं, चाहूं तो घर पे ले जाऊं, या फिर जैसे पड़े वैसे पड़े रहने दो। जब हम वैसे ही पड़े रहने देते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। जब हम बेचते हैं तो कैश बैंक लिखते हैं, और जब कोई पार्टनर ले जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल के नाम से एंट्री पास करते हैं। यह आपका है स्टेप नंबर 4। सिमिलरली आपकी जो लायबिलिटीज है, अगर आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं तो यार लायबिलिटी तो पे करनी पड़ेगी। कैश बैंक लिख के लिखेंगे लायबिलिटीज पेड। सोचिए क्यों, क्योंकि अगर आपने अपनी लायबिलिटी पे नहीं करी तो उससे होगा क्या, आपकी लायबिलिटीज आपके घर तक आ जाएंगी। कहेंगे भाई साहब तुम अपना बिजनेस बंद करके निकल रहे हो, हमारा पैसा तो देते जाओ। इसका मतलब है कि बिजनेस बंद करने के टाइम पे आपको अपनी लायबिलिटीज को पे करना होगा। पर फिर से वही बात, कभी कभार कोई पार्टनर कहता है आपसे कि चलो एक काम करो, क्रेडिटर्स को मैं अपनी तरह से हैंडल कर लूंगा, क्रेडिटर मुझे दे दो। अगर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी ले जाए, इसका मतलब वो कह रहा है लायबिलिटी वो खुद पे कर देगा। उस केस में हम यहां पे लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल और लायबिलिटी पेड बाय पार्टनर। देखिए अगर फर्म ने पे करी तो टू कैश बैंक लिख दूंगा, पर अगर पार्टनर ने पे करी तो पार्टनर का नाम लिख दूंगा। अभी तक हमने 6 स्टेप पढ़े। स्टेप नंबर 1 एसेट्स डालने हैं, स्टेप नंबर 2 लायबिलिटी डालनी है। एसेट बिकेंगे तो कैश बैंक, एसेट पार्टनर ले गया तो पार्टनर कैपिटल, लायबिलिटी पे कर दी तो टू कैश बैंक, लायबिलिटी पार्टनर ने पे करी तो टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे मैं आपकी एक चीज सबसे ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, वो है ये कि लायबिलिटी को पे करना कंपलसरी है। इस बात को कभी मत भूलना। मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने बिजनेस के जो एसेट्स हैं उसको बेचें या नहीं बेचें, पार्टनर को दें या नहीं दें, वो आपके हाथ में है। लेकिन आपको अपना बिजनेस बंद करने से पहले अपनी लायबिलिटी को पे करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। बिकॉज अगर आप इनको पे नहीं करते तो आप अपना बिजनेस बंद ही नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये लायबिलिटीज आपके घर पे आ जाएंगी, कहेंगी भाई जब तुम अपना बिजनेस बंद कर रहे हो हमें हमारा पैसा तो दो। डेट मीन्स अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ये आउटसाइड लायबिलिटीज दे रखी है और इनके बारे में ये नहीं बताया गया कि ये पे हो रही है या नहीं हो रही है, आप फिर भी इनको पे करके चलेंगे। जैसे मान लीजिए उसने कहा क्रेडिटर पे हो गया, बिल्स पेबल पे हो गया, पर बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर रिलेटिव लोन पे नहीं हुआ। मैं ये तीनों लायबिलिटी यहां से उठाऊंगा और ऑटोमेटिकली खुद आके पे कर लूंगा। बिकॉज लायबिलिटी का पे होना जरूरी है, कंपलसरी है। अगर मैंने इनको पे नहीं करा तो ऐसा आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि क्या आपके क्वेश्चन में जितनी आउटसाइड लायबिलिटी थी, क्या आपने उनको पे कर दिया या नहीं करा। राइट? ये हमारे 6 स्टेप्स थे। बढ़ते हैं अपने 7वें स्टेप की तरफ। बिजनेस बंद करने के टाइम पे कुछ खर्चे भी होते हैं। अगर वो खर्चे आपने पे करे तो हम स्टेप नंबर 7 डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश एंड बैंक और एक्सपेंसेस पे हो गए। पर फिर से वही बात, कभी कभार पार्टनर कहता है चलो रिलायेशन के एक्सपेंस मैं देख लूंगा। अगर पार्टनर कह रहा है मेरे को पे करनी है तो फिर हम पार्टनर कैपिटल लिख के नीचे लिख देंगे एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। कई बच्चे कहते हैं सर कौन से खर्चे होते हैं रिलायेशन के टाइम पे? तो मैं बड़ी सिंपल तरीके से आपको बताऊं। जैसे मान लीजिए अगर आप अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं तो हमें कभी कभार ऑक्शन मीटिंग्स करनी पड़ती है। ऑक्शन मीटिंग क्या होता है? एक ऑक्शन के लिए हमें पूरी मीटिंग करनी पड़ती है जिसमें हम अपने एसेट लायबिलिटी को ऑक्शन करते हैं, नीलामी करते हैं। तो यार उस ऑक्शन के लिए एक ऑक्शनियर हायर करना पड़ेगा, जो बोली लगाएगा, उसको भी तो फीस देनी पड़ेगी। ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं रिलायेशन एक्सपेंसेस। तो अगर आपने खुद ने पे कर दिए, फर्म ने पे कर दिए, तो कैश में लिखेंगे।
फर्म ने पे नहीं करे तो पार्टनर ने पे कर दिया, पार्टनर का नाम लिखेंगे। सिंपल से 8 स्टेप्स है। पूरा रिलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद, जूम आउट करवा दो, पूरा रिलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद आपका रिलाइजेशन अकाउंट कुछ इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में पूरे के पूरे 8 स्टेप नहीं दिए जाते। मैंने ये 8 स्टेप इसलिए आपको बताया क्योंकि ऐसे आ सकते हैं। जितने आएंगे आप अपने उसके हिसाब से एंट्री पास करेंगे। आखिरी में करनी है टोटलिंग। अगर बैलेंसिंग फिगर यहां बसती है तो लॉस ऑन रिलाइजेशन आएगा, यहां बसती है तो गेन ऑन रिलाइजेशन आएगा, जैसे कि आप नॉर्मली अपने रिवैल्यूएशन में भी करते थे। जो भी गेन लॉस आपके पास आएगा उसे आप अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस कदर आपने बनाना है अपना रिलाइजेशन अकाउंट, राइट। आइए आगे समझते हैं। सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी कि आपने बनानी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप बहुत स्टार्टिंग से बनाते हुए आ रहे हैं, आप बखूबी जानते हैं कि उनके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने डालना है बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी के बाद आपने डालना है बैलेंस शीट आइटम। आप बखूबी जानते हैं बैलेंस शीट आइटम क्या है। जैसे अंदर कोई जनरल रिजर्व दिया है, कोई अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, कोई WCR दिया है, मतलब जो बटने लायक आइटम होते हैं। अगर लायबिलिटी साइड में दिए हैं तो यहाँ के बटेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बैलेंस शीट में यहाँ आइटम है तो वो इधर आके बट जाएगा, यहाँ है तो वो इधर आके बट जाएगा, क्रॉस पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप बैलेंस शीट आइटम या तो यहाँ या यहाँ। पर बैलेंस शीट आइटम में मैंने आपको एक आइटम एक्सक्लूड करवा दिया है, वो क्या है, मैंने आपसे कहा है गुडविल। इस चैप्टर के अंदर गुडविल का वही ट्रीटमेंट होता है जैसे किसी बाकी एसेट का होता है, तो गुडविल को आप राइट ऑफ नहीं करेंगे। पर गुडविल के अलावा जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, पीनल अकाउंट है, जनरल रिजर्व है, वो जैसे बढ़ते थे आप वैसे ही बांटते हुए चलेंगे। थर्ड, पहले रिवैल्यूएशन गेन लॉस डालते थे, अब रियलाइजेशन गेन लॉस डालेंगे। थर्ड स्टेप है गेन आया तो यहां पे, लॉस आया तो यहां पे। फोर्थ स्टेप किसी बाकी चैप्टर में होता था गुडविल की एंट्री, यहां पे फोर्थ स्टेप होता है कॉन्ट्रा एंट्री। ये कॉन्ट्रा है, ये कॉन्ट्रा है, मैं इसके साथ लिख देता हूं कॉन्ट्रा, इसके साथ लिख देता हूं कॉन्ट्रा। ये कॉन्ट्रा क्या चीज है इसको समझे। हमने इससे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, ये मैंने आपको समझाया था। और रियलाइजेशन अकाउंट में जहां जहां पार्टनर का नाम आ रहा है, ये देखिए, ये पार्टनर का नाम स्टेप नंबर 4, ये स्टेप नंबर 6 पार्टनर का नाम, ये स्टेप नंबर 8 पार्टनर का नाम। तो रियलाइजेशन में पार्टनर्स का नाम आ रहा है तो पार्टनर कैपिटल में भी तो रियलाइजेशन आना चाहिए, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा। अब आप देखिए, रियलाइजेशन डेबिट साइड में आ रहा है पार्टनर का नाम, तो पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट साइड पहुंच जाएगा। और रियलाइजेशन क्रेडिट में आ रहा है पार्टनर का नाम, तो पार्टनर कैपिटल में डेबिट में पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये दो आपके पहुंच जाएंगे अपने क्रेडिट में यहां पे, और क्रेडिट वाला आपका पहुंच जाएगा डेबिट में यहां पे। अब आप कहेंगे कि सर इसमें अमाउंट ए और बी में कैसे आएगी, वो डिपेंड करता है कि रियलाइजेशन में आपने पार्टनर का ए का नाम लिखा है या बी का नाम लिखा है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल बताता हूं। मैंने कहा स्टॉक जो है वो ए ले गया, तो आप बाय पार्टनर कैपिटल की जगह यहां पे लिखेंगे बाय एज कैपिटल। अब आप सोचिए, रियलाइजेशन में ए कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो ए कैपिटल में डेबिट साइड में जाके लिखेंगे यहां पे टू रियलाइजेशन, और ए में आके अमाउंट डाल देंगे। डी में अमाउंट होगी नहीं तो डैश डाल देंगे, सिंपल। इस तरह से आपने ये 4 स्टेप्स अपने जो कंप्लीट करने हैं। क्या क्या 4 स्टेप्स, बैलेंस बीडी डालना है, बैलेंस शीट आइटम डालने हैं, गेन लॉस डालना है, और रियलाइजेशन के लिए एंट्रीज डालनी है, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्रीज। आखिरी में अगर कुछ बैलेंसिंग फिगर बचती है तो वो आएगी कैश बैंक में। क्यों आएगी कैश बैंक में, रीजन समझते हैं। इसीलिए आएगी क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट ही आ नहीं सकता जैसे एडमिशन में आता था। क्यों नहीं आ सकता भाई, बिकॉज बिजनेस बंद हो रहा है। बिजनेस बंद हो रहा है तो मैं बैलेंस शीट ही कैसे निकाल सकता हूं, मैं अगली बार की कोई कैपिटल थोड़ा निकालूंगा। दूसरी चीज, रिटायरमेंट में आपने पढ़ा था कि बैलेंसिंग फिगर या तो लोन में आती है या कैश बैंक में। यहां पे कैश बैंक में हम डाल सकते हैं कि हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, लोन में नहीं डाल सकते। रीजन, क्योंकि जब बिजनेस बंद हो रहा है तो किस बात का लोन। इसीलिए डिसोल्यूशन के अंदर जब कभी भी पार्टनर कैपिटल बनाने के बाद कुछ बैलेंसिंग फिगर बचती है, वो बैलेंसिंग फिगर हम मान के चलेंगे कि वो कैश बैंक में आएगी। अगर कैश बैंक डेबिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब कि हमें ये अमाउंट पार्टनर को पे करनी है, पेड टू पार्टनर। अगर कैश बैंक इस साइड में आ रहा है तो ये अमाउंट हमें पार्टनर से लेनी है, ब्रॉट इन बाय पार्टनर, सिंपल। लास्ट बनाते हैं कैश बैंक अकाउंट, सबसे इजी अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट में हम सबसे पहले डालेंगे अपना बैलेंस बीडी। अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था रियलाइजेशन के अंदर हम अपने सारे एसेट डालते हैं सिर्फ कैश बैंक को छोड़ के। तो आप अपने कैश बैंक को जब आपने छोड़ा था तो बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं उसका बैलेंस दिया होगा,
वो बैलेंस आपने यहाँ के डालना है कि पहला कितना पड़ा था। इसके अलावा मैंने आपसे एक चीज और कही थी कि पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है, यानी इनसाइडर लायबिलिटी जो होती है, आउटसाइड लायबिलिटी के अंदर मैंने आपको बताया था पार्टनर का लोन नहीं आता। तो ये पार्टनर का लोन कहां जाएगा? ये पार्टनर का लोन आपका सीधा कैश और बैंक अकाउंट में आएगा, क्रेडिट साइड में, ये समझ के कि हम उसकी क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो बैलेंस बीडी पहले एसेट्स में नहीं डाला था, वो यहां आ गया, और पार्टनर लोन लायबिलिटी में नहीं डाला था, वो यहां आ गया। इसके अलावा आपने सिर्फ और सिर्फ डालनी है अपनी कॉन्ट्रा एंट्रीज। देखिए कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री? पार्टनर कैपिटल में कैश बैंक यहां आ रहा है, तो वो पार्टनर कैपिटल से अगर कैश बैंक है तो कैश बैंक में वो यहां पहुंच जाएगा। भाई अगर पार्टनर कैपिटल में कैश बैंक डेबिट है तो कैश बैंक में पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो गया। सिमिलरली अगर कैश बैंक यहां आया होगा तो पार्टनर कैपिटल जो है वो इधर पहुंच जाएगा। कॉन्ट्रा और बताता हूं, रियलाइजेशन अकाउंट आपने बनाया, रियलाइजेशन अकाउंट में कैश बैंक आ रहा है अपनी क्रेडिट साइड, यहां पे डेबिट साइड और यहां पे डेबिट साइड। अब क्योंकि रियलाइजेशन में कैश बैंक डेबिट में है तो वो कैश बैंक में क्रेडिट में पहुंच जाएगा, और रियलाइजेशन में कैश बैंक क्रेडिट में है तो वो कैश बैंक में डेबिट में पहुंच जाएगा। इसका हम बोलते हैं अपनी कॉन्ट्रा एंट्रीज। ये देखिए कैश बैंक में हमने डेबिट साइड रियलाइजेशन डाला और क्रेडिट साइड रियलाइजेशन डाला। डेबिट साइड कौन सा डाला? जो एसेट रियलाइज वाला था। क्रेडिट साइड जो लायबिलिटी एक्सपेंस आपने पे करे। मतलब सिर्फ कॉन्ट्रा एंट्री डालनी है, बैलेंस बीडी डालना है, पार्टनर का लोन डालना है। आखिरी में जब आप अपना कैश बैंक अकाउंट टोटल करोगे तो ये मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन पूरा ठीक है। अगर ये मैच नहीं कर रहा देन इट मीन्स आपने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, राइट? ये है हमारे डिसोल्यूशन के जो 3 अकाउंट आपने बनाने हैं, उनका एक बेसिक कि बनाने का तरीका क्या है। मैं इसके बेस पे आपको कुछ नोट्स और बताऊंगा, फिर मैं अपने क्वेश्चन को आपको स्टार्ट करके बताऊंगा कि करना कैसे है। अगर आपने अपने लेक्चर को इस पॉइंट तक देख लिया है तो पहले मैं चाहूंगा कि आप यहां तक जितना मैंने कराया है एक बार आप उसको रिवाइज करिए, फॉर्मेट बनाइए रियलाइजेशन का, पार्टनर कैपिटल का, कैश बैंक का, उसे वहां तक रिवाइज करिए। उसके बाद ही आप इस टॉपिक पे आएंगे ट्रीटमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, जो मैं आगे आपको नोट्स बता रहा हूं। ये सारे नोट्स आपके फॉर्मेट पे बेस्ड हैं, इसलिए फॉर्मेट पहले अच्छी तरह रिवाइज करिए फिर आप आगे बढ़िए, ठीक है? चलिए वीडियो पॉज करके आप बेटा आप लोग अपना फॉर्मेट वगैरह जो है वो बनाना, और अब मैं आपको जो आगे के नोट्स हैं वो बताने जा रहा हूं। आइए देखिए, तो नोट नंबर 1 है अपना ट्रीटमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? जो आपके अकाउंट में पैसा था आपने उतना नहीं निकाला, आपने उससे ज्यादा निकाला, तो ये एक तरह की नॉर्मल लायबिलिटी है, नॉर्मल आउटसाइड लायबिलिटी इसको मैं बोलता हूं। और इसका ट्रीटमेंट भी मैं वैसे करूंगा जैसे किसी अन्य लायबिलिटी का करता हूं। कैसे करते थे? रियलाइजेशन में कोई लायबिलिटी होती है आउटसाइड लायबिलिटी, उसे क्रेडिट साइड में लिखते हैं, एंड मैंने बताया था वो कंपलसरी टू पे होता है, लायबिलिटी जितनी है वो कंपलसरी टू पे है, इसलिए हम उसकी बाद में पेमेंट भी कर देंगे। अगर क्वेश्चन खुद पेमेंट करा दे तो बहुत ही बढ़िया, भाई खुद ना कराए तो आप अपने आप कर देंगे। मान लीजिए 40,000 की लायबिलिटी है तो 40,000 आप ऑटोमेटिकली यहां पे आके पे कर देंगे, राइट? ये है ट्रीटमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। नोट नंबर 2, अगर आपने किसी पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन दी है, रेम्यूनरेशन आप बखूबी जानते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, किसी पार्टनर को आपने कोई रेम्यूनरेशन दी है तो वो रियलाइजेशन में डेबिट साइड लिखते हैं हम, टू पार्टनर्स कैपिटल रेम्यूनरेशन पेड। अगर आपसे इसकी जर्नल मांग ली जाए तो जर्नल बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल बीइंग रेम्यूनरेशन पेड। ऑल्दो ये पॉइंट किसी क्वेश्चन में ज्यादा आता नहीं है, बट स्टिल अगर कोई रेम्यूनरेशन पे करने की बात आ रही है तो आप रियलाइजेशन में उसको डेबिट साइड में जाके दिखाएंगे, ओके? थर्ड, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। जैसा कि मैंने बताया पार्टनर लोन के बारे में क्या करना है, मैं 2 केस को इसमें डील करूंगा। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी पार्टनर लोन की, मतलब सिर्फ बैलेंस शीट में पार्टनर लोन दिया हुआ है, मान लीजिए ये आपकी बैलेंस शीट है, ABC की बैलेंस शीट है और यहाँ पे आपको A का लोन दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में A के लोन के बारे में कुछ नहीं कहा, नील। आपने कुछ नहीं करना, ये A का लोन उठाना है और अपने कैश बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाके दिखा देना है, ये मान के कि आपने इसकी पेमेंट कर दी। यही बात मैंने यहां लिखी है, ट्रांसफर दिस लोन टू कैश बैंक अकाउंट इन अपोजिट साइड। कैश बैंक में आके बाय पार्टनर लोन आपने यहां पे आके दिखाना है, क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिया होता है। क्योंकि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं मान लूंगा कि मैंने उसको पे ऑफ कर दिया। बट मान लीजिए अगर सेम एग्जांपल आए, A का लोन है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में A के लोन की कुछ बात कहती, इफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनर लोन इज गिवन,
उस केस में हम पार्टनर लोन अकाउंट बनाएंगे अपने वर्किंग नोट में। इस कंसेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा बाद में, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है, तो हम चैप्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको इसके साथ ये डिस्कस करते हुए चलूंगा। फिलहाल के लिए आप ये मान के चलेंगे कि अगर बैलेंस शीट में पार्टनर लोन दिया हुआ है तो आपने उसे कैश बैंक अकाउंट में अपोजिट साइड जाके दिखा देना है, राइट। नोट नंबर 4, ये सबसे अच्छा नोट है। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड प्रोविजन क्रिएटेड ऑन अ पर्टिकुलर एसेट एंड लायबिलिटी। कभी कभार किसी एसेट लायबिलिटी के ऊपर हम प्रोविजन रिजर्व बनाते हैं, तो उनका क्या करना है? बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है। दे आर ट्रांसफर टू दी सेम अकाउंट। हमें उन्हें उसी अकाउंट में डालना है जिस अकाउंट में एसेट लायबिलिटी डाले गए। आइए समझते हैं इसको। एक बैलेंस शीट आपको दे रखी है कुछ इस प्रकार, तो उस बैलेंस शीट में जैसे मान लीजिए डेटर है, उस पर प्रोविजन बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट है, उस पर IFR बना हुआ है, क्रेडिटर पे भी प्रोविजन बना हुआ है। आपने कभी देखा नहीं होगा क्रेडिटर पे प्रोविजन बनता हुआ, बट मान लीजिए अगर प्रोविजन बना हुआ है तो कैसे करना है। मैंने बताया था सबसे पहले आप अपने एसेट्स यहां पे डालते हैं, तो मैं अपने एसेट्स यहां पे डालूंगा। मेरे को डेटर दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया, इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 80,000, डेटर कितने दिए 1 लाख। ध्यान रहे ओरिजिनल वैल्यू डालनी है प्रोविजन माइनस करने से पहले। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे कहा कि अगर किसी एसेट लायबिलिटी पे कोई प्रोविजन रिजर्व बनाए तो वो उसी अकाउंट में जाएगा जिस अकाउंट में एसेट लायबिलिटी जा रहे हैं। अब क्योंकि एसेट रिलाइजेशन में गए तो उन पे बनने वाले प्रोविजन और रिजर्व वो भी रिलाइजेशन में जाएंगे। कहां जाएंगे? उनके सामने। मतलब अगर एसेट यहां है तो उनकी सामने वाली साइड पे जाके हम लिखेंगे बाय प्रोविजन ऑन डेटर। कितने का प्रोविजन बना रखा है 10,000। और बाय IFR कितने का बना रखा है 10,000, वो भी हम डालेंगे यहां पे। बात को समझिए। मैं आपसे कहता हूं कि मैंने अपने एसेट लायबिलिटी को कैंसिल करने के लिए रिलाइजेशन में डाला, तो यार बात सिंपल सी है कि उनके ऊपर बनाए गए प्रोविजन रिजर्व को भी तो कैंसिल करना होगा। सिंपल फंडा सोचो, अगर आज आप अपनी गाड़ी बेच रहे हो तो क्या आप गाड़ी की स्टेपनी, उसके एक्स्ट्रा टायर संभाल के रखोगे? कभी नहीं भाई। जब मैं अपना एसेट बेच रहा हूं तो एसेट की जितनी चीजें उसके ऊपर मिलके लगी हुई हैं, जो मैंने अलग से संभाल के रखी है, मैं उनको भी तो खत्म करूंगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि अगर किसी एसेट लायबिलिटी पे कोई प्रोविजन रिजर्व बनाए तो हम उसे उन्हीं अकाउंट में डालते हैं जिन अकाउंट में एसेट लायबिलिटी जाते हैं। अब क्योंकि एसेट यहां पे गए, इनके प्रोविजन रिजर्व हम इनके सामने डाल देंगे। एक बात और, ये आपकी आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, बस इनको यहां पे डाल दिया जाता है। आप ये मत सोचना कि आउटसाइड लायबिलिटी है, मुझे इनको पे करना होगा। ये बस इनके सामने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम यहां पे माइनस करके इनको नहीं दिखा सकते। इसी तरह से आप अपनी आउटसाइड लायबिलिटी को यहां दिखाते हो। जैसे क्रेडिटर 1 लाख दिया है तो मैं क्रेडिटर यहां दिखाऊंगा, और क्रेडिटर के ऊपर भी प्रोविजन बनाए तो वो इधर माइनस करने के बजाय मैं उसको यहां पे दिखाऊंगा। तो प्रोविजन ऑन क्रेडिटर्स कितने का 20,000। बाद में अगर क्वेश्चन में कह रहा है आउटसाइड लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं दिया तो ये क्रेडिटर ऑटोमेटिकली आप पे कर दोगे। अगर उसने कह रखा है कि भैया पे कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर पे नहीं करा तो ये क्रेडिटर आप ऑटोमेटिकली पे कर दोगे। कितना पे कर दोगे? पूरे का पूरा 1 लाख। The thing is, whatever provision or reserve created on a particular asset liability will be transferred to such account in which their respective asset liability transferred. जिस अकाउंट में एसेट लायबिलिटी गए उन्हीं अकाउंट में जाएंगे, उन्हीं अकाउंट में जाके खत्म हो जाएंगे। डेटर हो गया, प्रोविजन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, IFR हो गया, क्रेडिटर हो गया, प्रोविजन हो गया। बचा क्या? जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व किसी एसेट पे नहीं बना, किसी लायबिलिटी पे नहीं बना, तो ये जनरल रिजर्व पार्टनर कैपिटल में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप मेरे से कहें सर इसका मतलब IFR डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नहीं होगा। रीजन क्योंकि IFR किस पे बना है? इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टमेंट रिलाइजेशन में गई तो IFR भी रिलाइजेशन में जाएगा, फिर अब ये पार्टनर कैपिटल में जाके डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन जो जनरल रिजर्व है वो अभी तक कहीं भी नहीं गया है, वो पार्टनर कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। राइट? तो आपने ध्यान रखना है कि कौन सा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होना है, कौन सा नहीं होना। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता बैलेंस शीट में यहां पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया है 1 लाख का। अगेन वही बात, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस किसी एसेट लायबिलिटी में नहीं बना, तो ये भी पार्टनर कैपिटल में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहता, मान लीजिए कि यहां पे कोई लेट्स से स्टॉक है और स्टॉक पे भी प्रोविजन बना हुआ है, तो बेटा स्टॉक अगर अपने पास यहां आएगा तो उसका प्रोविजन यहां पे आ जाएगा। राइट? आखिरी नोट, ट्रीटमेंट ऑफ एसेट अदर देन कैश एंड बैंक टेकन ओवर बाय लायबिलिटी।
अगर कोई लायबिलिटी हमारे किसी एसेट को लेके चले जाए, इसका मतलब आपके क्रेडिटर्स आपके पास आए, कहते हैं भाई अपना प्लांट मशीनरी हमें दे दो। आपके क्रेडिटर आपके पास आए, कहते हैं कि अपना फर्नीचर हमें दे दो। आपके क्रेडिटर कहते हैं कि भाई अपना जो बिल्डिंग है वो हमें दे दो ताकि हमारी पेमेंट हो जाए। तो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कोई लायबिलिटी आपका कैश बैंक ना लेके कोई बाकी किसी एसेट को टेक ओवर करे तो उसकी क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी? नो एंट्री। नो एंट्री इज टू बी मेड इफ एन एसेट इज गिवन इन एक्सचेंज फॉर अ लायबिलिटी। अगर हम किसी लायबिलिटी के एक्सचेंज में कोई एसेट दे देते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। रीजन? बिकॉज हमारा एसेट भी कैंसिल हो गया और लायबिलिटी भी कैंसिल हो गया। जब दोनों चीजें कैंसिल हो गई तो हमें उसकी कोई एंट्री मेड करके नहीं चलनी। राइट? ये थे हमारे दोस्तों डिसोल्यूशन के बेसिक्स। इनके बेस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भी दिखाऊंगा। एक आध क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तब तक के लिए आपने अपने रजिस्टर्स के अंदर, अपनी कॉपीज के अंदर ये नोट्स जो है उनको वो करना है, नोट डाउन करना है, और इसके बेस पे जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग आगे चल के अभी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। ये डिसोल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ डिसोल्यूशन के बेसिक्स जो है वो कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसके क्वेश्चंस जो है वो कवर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।